ओके प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग को पढ़ना है मोलैलिटी। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स लेक्चर सीरीज है, इन दिस सीरीज मोलैलिटी इज द थर्ड पार्ट, और यू कैन से दिस इज द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। बिफोर दिस मोलैलिटी वी हैव डन परसेंटेज टर्म्स एज वेल एज द मोलैरिटी। तो परसेंटेज टर्म और मोलैरिटी पढ़ने के बाद आज हम सीखेंगे मोलैलिटी क्या होता है। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो चलो बच्चों शुरू किया जाए। मोलैलिटी, ध्यान रहे इसमें और मोलैरिटी में बस इस अल्फाबेट का डिफरेंस है। मोलैरिटी में यहां पर आर लिखा जाता है और यहां पर एल लिखा जाता है। सो दिस इज मोलैलिटी एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी हम यहां पर लिख देते हैं। सो दैट वाज द प्रीवियस कंसंट्रेशन टर्म, दैट वाज मोलैरिटी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोलैलिटी। चलो शुरू किया जाए। चलो बच्चों, तो मोलैलिटी की शुरुआत करते हैं। मोलैलिटी, ये जो मोलैलिटी होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में स्पेलिंग के अलावा पहला तो यही डिफरेंस हो गया। अगर आपको पीछे की बातें थोड़ी सी याद हैं तो यू मस्ट हैव, आपको पता चल गया होगा कि ये जो मोलैरिटी होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कैपिटल एम और मोलैलिटी हो जाता है स्मॉल एम। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया जो उसके नोटेशन से है। एनीवेज, अब इसमें एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, साइंटिफिकली क्या डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैरिटी का, आपको समझ आएगा जब आप मोलैलिटी की बात को समझेंगे। देखो बच्चों, मोलैलिटी क्या होता है। जैसे एक कंटेनर आप देख पा रहे हैं, तो इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ओके, सो दिस पिंक कलर रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन and this solution contains, let's say there are two components in this solution. First component is your solute, so let's say this A represents the solute, और इस solution में जो दूसरा component है that is B, and this B represent your solvent. तो इसमें प्यारे बच्चों एक है solute और दूसरा है solvent। अच्छा, अब मोलैलिटी क्या है। तो मोलैलिटी हमें यह बताती है कि व्हाट इज मोलैलिटी। तो अगर मोलैलिटी की डेफिनेशन अगर बात करी जाए, इसको डिफाइन करना हो, सो व्हाट इज मोलैलिटी। सो दिस मोलैलिटी इज, ये मोलैलिटी हो जाती है बच्चों 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे, that is the molality of that solution with respect to that solute। फिर समझो, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल्स होंगे वही उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होती है। और मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो होती है मोलैरिटी। और यहां क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो होगी मोलैलिटी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। सो मोलैलिटी इज, क्या हो गया ये, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent. This is what is the molality। मोलैलिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, यहां पर सॉल्वेंट की बात होती है, वो भी उसके मास की, 1 kg की। और मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी में था, चलो मैं मोलैरिटी, चूंकि मोलैलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं
तो सुनने में एक जैसा लगता है कि मोलैरिटी जैसा ही होगा, लेकिन ये एकदम अलग है। तो भले ही हम लोग मोलैरिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग एक बार मोलैरिटी को भी याद कर लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम इसके ठीक नीचे मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखें, सो व्हाट वाज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां तक तो सब एकदम सेम है, सेम लाइन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां पर होता था 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जो मेन पार्ट जो डिफरेंशिएट करता है इस मोलैलिटी और मोलैरिटी को, वो जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज दिस। मोलैरिटी में होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल है, और मोलैलिटी में होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो जो मैंने थोड़ा ज्यादा ही हाईलाइट किया है, यही डिस्टिंक्शन है प्यारे बच्चों इस छोटे वाले एम में और इस बड़े वाले एम में। बड़ा एम, कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी, छोटा एम मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब सॉल्यूट के मोल 1 केजी सॉल्वेंट में कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज मोलैलिटी। और मोलैरिटी का मतलब सॉल्यूट के मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज द मोलैरिटी। सो देयर इज दीज टू कंसंट्रेशन टर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उनका डिफरेंस किस मामले में है, यहां पर 1 केजी सॉल्वेंट होता है और यहां पर 1 लीटर सॉल्वेंट होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल से जरा समझने का प्रयास करते हैं कि मोलैलिटी क्या है। देखो बच्चों, जैसे हमने कहा कि भाई सबसे शुरुआत में सबसे बेसिक सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है दैट से इफ 4 moles solute present in say 1 liter, not 1 liter, in 1 kg solvent, if this statement is given to you and if someone asks, okay, if this is the state of the solution कि उसमें solute जो है वो 4 moles है और solvent जो है वो 1 kg है, तो बताओ भाई कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी यानी स्मॉल m क्या लिखोगे? तो आप कहेंगे कि सर इसकी मोलैलिटी हो जाएगी 4 moles पर kg। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जैसे मोलैरिटी में होता है मोल पर लीटर, यहां पर हो जाएगा मोल पर केजी। अभी हम लिखवा देंगे डिटेल में। चूंकि अभी फॉर्मूला हमने कहीं नहीं बताया आपको, तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तब यूनिट भी लिख लेंगे। फॉर्मूले की वैसे बच्चों जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा वही उसका मोलैलिटी होगा, छोटा m होगा। तो छोटा m क्या हो गया? 4 moles पर केजी, आंसर हो गया। 4 moles पर केजी आंसर हो गया। जैसे एक और कर लिया जाए, जैसे अभी पीछे देख रहे थे वो जो फिगर बना हुआ था या जो सॉल्यूशन का डायग्राम था, उसमें सॉल्यूट था A, सॉल्वेंट था B। तो अगर कहा गया कि से 10 moles सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 moles सॉल्यूट प्रेजेंट इन से बोला गया 5 kg सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 5 kg सॉल्वेंट। अब अगर पूछा जाए कि मोलैलिटी बताइए, मोलैलिटी बताइए मींस स्मॉल m बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? देखें बच्चों, 5 kg सॉल्वेंट में 10 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? तो आप कहेंगे 10/5। 5 kg सॉल्वेंट में 10 मोल्स प्रेजेंट हैं,
₹5 में 10 केले खरीदते हो तो ₹1 में कितने केले खरीदोगे? तो कहोगे सर 2 बनानास। ऐसे ही अगर 5 kg सॉल्वेंट में 10 मोल्स प्रेजेंट हैं तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? तो यू विल से सर टोटल 10/5 और यू कैन से 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो इसकी मोलैलिटी यानी छोटा m क्या हो गया? यहां पर उत्तर आ गया कि इसका जो छोटा m है, जो मोलैलिटी है, दैट इज 2 मोल्स पर kg। ऊपर वाले में आंसर लिखेंगे मोलैलिटी है 4 मोल्स पर kg। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मोलैलिटी में नीचे सॉल्वेंट आता है और kg में आता है, और मोलैरिटी में नीचे आता था सॉल्यूशन और आता था लीटर में। तो ये तो भाई फॉर्मूले की तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा। तो बच्चों अगर बात हो कि फॉर्मूला लिखिए साहब मोलैलिटी का, यानी जो छोटा m है उसका फॉर्मूला लिखिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute which is generally represented as n represented means n represents number of moles divided by mass of solvent in kg। what is molality? मोलैलिटी का मतलब क्या होता था? 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो जरा सोचो कि अगर आप सॉल्वेंट के मास को यहां पर 1 रख देते हो तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो 1 को लिखना ना लिखना कोई मतलब नहीं। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो अगर डिनोमिनेटर 1 कर देते हैं तो फिर ऊपर क्या रह जाएगा? केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसलिए मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या हुई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ये तो था तुम्हारा मोलैलिटी। अब बच्चों चूंकि फॉर्मूला समझ लिए, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम फॉर्मूला समझ लेते हैं तो फिर उसका यूनिट लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उस फॉर्मूले में बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनको यूज करके हम लोग फाइनल यूनिट भी लिख सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द यूनिट? तो अगर बात यूनिट की हो कि भाई इस मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा, तो बहुत आसान कैसे यूनिट लिख देंगे बच्चों हम लोग। न्यूमरेटर में है मोल और डिनोमिनेटर में है केजी, दैट्स इट, हो गया यूनिट। न्यूमरेटर में है मोल, डिनोमिनेटर में है केजी, तो मोल पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। वही ध्यान रखें कि अगर बात बड़े एम के यूनिट की है, अगर बात बड़े एम के यूनिट की यानी मोलैरिटी के यूनिट की है, तो फिर मोलैरिटी का यूनिट लिखा जाता है मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और यहां पर है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा मोलैलिटी का यूनिट। अब बच्चों कोई क्या करे, मोलैलिटी को ऐसे उसको लिखने का मन नहीं है, कोई और फॉर्मूला चाहता है। तो वैसे तो मोलैलिटी में फॉर्मूले की जगह ही नहीं है, बट चलिए ठीक है, आपने ऊपर वाला फॉर्मूला देख लिया, इट्स फाइन। अब कोई क्या करे कि ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स था उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मोल्स में 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है? मिली मोल्स मिल जाते हैं। अच्छा, नीचे केजी है, मास है केजी में, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो केजी से 1000 में मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ग्राम हो गया। तो इसी फॉर्मूले को यू कैन मॉडिफाई एज मिलीमोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मिलीमोल्स ऊपर और नीचे है बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये मास किसमें है? ये मास है ग्राम में। ये मास किसमें है? ये मास है ग्राम में। तो जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं
मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो एक ही बात है बच्चों, ऊपर नीचे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं वैल्यू पर। आप अगर इस तरह से मोलैलिटी लिखो या ऊपर वाले तरीके से मोलैलिटी लिखो, जैसे कोई कहे सर यहां से यूनिट क्या आएगा, कुछ बदल जाएगा क्या? कुछ नहीं बदलेगा। कोई इस मोलैलिटी के यूनिट को मोल पर केजी लिखेगा तो भी सही माना जाएगा। अब कोई ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसी यूनिट को वो मोल की जगह मिलीमोल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ग्राम भी लिख सकता है। क्या फर्क पड़ता है बच्चों? एक ही बात तो है। मिलीमोल पर ग्राम लिखिए या मोल पर केजी लिखिए, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू, बोथ आर परफेक्टली सेम। तो ये तो था अपना मोलैलिटी। लेकिन ध्यान रहे यहां सॉल्यूशन ना हो के सॉल्वेंट है और वॉल्यूम ना हो के मास है। चलो, अब मोलैलिटी में एक बड़ी स्पेशल बात है। बड़ी स्पेशल क्या बात है? देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं, पहले वो स्पेशलिटी समझने के लिए हमें पढ़ना होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलैलिटी। हमें समझना होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलैलिटी। तो ये जो मोलैलिटी है इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है? तो आपको अगर इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब फ्लैशबैक में चलते हैं, जब हम लोग मोलैलिटी पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि जैसे ही हम टेम्परेचर T बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर T के बढ़ाने से V बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम के बढ़ाने से क्या होता था? मोलैरिटी घट जाती थी। सो दिस इज द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल फॉर द कंसंट्रेशन टर्म नोन एज मोलैरिटी। सो दिस वी हैव डन अर्लियर इन प्रीवियस सेशन ऑफ मोलैरिटी। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कि ठीक है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। मोलैलिटी के साथ क्या होता है? क्या होता है मोलैलिटी के साथ? देखो, मोलैलिटी के साथ क्या होता है। तो भाई, मोलैलिटी का जो अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उस फॉर्मूले में पढ़े थे कि न्यूमरेटर जो है वो है मोल्स किसका? सॉल्यूट का। न्यूमरेटर क्या है? मोल है किसका? सॉल्यूट का। और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है मास ऑफ सॉल्वेंट। डिनोमिनेटर क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब केजी में। ऊपर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। गौर से समझिए। अब बच्चों, मोल्स कैसे लिखते हो? मोल्स कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो ये जो न्यूमरेटर है जिसमें कि सॉल्यूट के मोल है, तो इसका मतलब होता है दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवीजन में आ जाएगा बच्चों मोलर मास सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। एक तो ये बात हुई। अच्छा, अब उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ज्यों का त्यों, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर में मोल्स थे, मोल्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, दैट मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो बच्चों, ये है मोलैलिटी। अब हमें यह समझना है कि टेम्परेचर के चेंज होने से इस पर क्या इंपैक्ट आने वाला है। ठीक, अब बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। देखो बच्चों, यहां पर आपको इस मोलैलिटी स्मॉल m के फॉर्मूले में फाइनली 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक तो मोलर मास है सॉल्यूट का, तो जरा गौर से समझिए। जैसे हमने कहा कि कार्बन है, मान लीजिए, तो कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम। तब कार्बन का मोलर मास जो 12 ग्राम होता है प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा कि भाई मोलर मास कार्बन का लिखिए, मोलर मास कार्बन का लिखिए, तो आप कहेंगे सर ये 12 ग्राम होना है।
यहां पर आप इस बात की चिंता नहीं करते कि टेम्परेचर क्या है। करते हैं क्या? नहीं करते। मोलर मास कोई पूछे कार्बन का, आप कह देंगे 12 ग्राम। कोई पूछे हाइट ऑक्सीजन का तो आप कह देंगे 16 ग्राम। कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीजन का मोलर मास बताइए तो आप कह देंगे 16 ग्राम। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि टेम्परेचर क्या, आप पूछते भी नहीं है। तो बच्चों ये बात समझनी चाहिए कि जो मोलर मास है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? मोलर मास क्या है? मास ही तो है। मोलर मास क्या है? मोलर मास मास ही तो है, और तो कोई चेंज और तो कोई नई चीज नहीं है। हां, बस एक मोल का मास है। तो कोई भी मास जो होता है बच्चों, अगर वो फिजिकल स्टेट उसका ना बदले या बदल भी जाए तो मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। वॉल्यूम बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, मास थोड़ी बदलेगा। जैसे हमने कहा कि भाई 1 किलो पानी है, अब इसको ठंडा कर दीजिए, बर्फ बना दीजिए, तो आइस भी 1 kg ही रहेगा। भले ही आइस का वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाए, वो एक अलग विषय है, वो डेंसिटी पर निर्भर करेगा, लेकिन मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। मास तो कभी नहीं बदलता है। तो अब जरा सोचिए कि टेम्परेचर खूब चेंज करते रहें कि कार्बन जो है उसके 1 मोल का मास 12 ग्राम से 13 या 14 ग्राम या कम 8-9 ग्राम तो होगा नहीं, चूंकि मास है। ऐसे ही चूंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रीजन है कि ये मास है। इट इज मास, इट इज जस्ट मास। मोलर मास इज जस्ट अ मास, दैट इज वाई इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अब इस मोलर मास के अलावा यहां पर 2 और मासेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इन न्यूमरेटर, एंड इन डिनोमिनेटर इट इज रिटन एज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों भी तो मास ही हैं। तो इस फॉर्मूले में तीनों के 3 मास को रिप्रेजेंट करते हैं, और मास को टेम्परेचर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर खूब बदलता रहे, कोई मास बदलने वाला नहीं है। जब मास ही नहीं बदल रहा है तो इस फॉर्मूले में लिखे 3 के 3 एलिमेंट्स एकदम इंटैक्ट हैं। देयर इज एब्सोल्यूटली नो चेंज इन दीज 3 मासेस। If there is no change in these constituents, means there is no change in the value of this molality. तो यही स्पेशल है जो इस मोलैलिटी को खास बनाता है। क्या खास बनाता है? मोलैलिटी का मेजरमेंट टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से कैसा रहता है? आजाद रहता है। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, ये फिक्स रहता है। टेम्परेचर से इसको कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब कोई क्या करे, सॉल्यूट ही कम ज्यादा कर दे, सॉल्वेंट ही कम ज्यादा कर दे तो चेंज हो गई होगा। तो बच्चों ये जो मोलैलिटी है इसे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होगी, यही इसमें स्पेशल है। जबकि मोलैरिटी तो चेंज हो जाता है टेम्परेचर के बदलने से। तो एक और बात आज जाननी जरूरी है। क्या? कोई पूछे, अच्छा सर बताइए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हमें इसका कंसंट्रेशन लेना है और हमारे पास 2 ऑप्शन है। सर हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम इसके कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म में लिखें, और दूसरा ऑप्शन है कि इसके कंसंट्रेशन को मोलैलिटी के टर्म में लिखें। कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? आपका क्या कहना है? तो मेरा क्या क्या कहना है बच्चों? नेचुरली दिस मोलैलिटी इज सुपीरियर कंसंट्रेशन टर्म्स देन दिस मोलैरिटी। वाई? क्योंकि मोलैरिटी तो विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं विश्वसनीय है? हमने अभी जिस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है उस पर जो मोलैरिटी का मेजरमेंट किया है, सुबह देखे मान लीजिए किसी कारणवश टेम्परेचर उसका बदल गया और हम तो वही पुराना वाला मेजरमेंट करके रखे हुए हैं मोलैरिटी का और उसी को मानकर अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे तो गलती की संभावना है। कारण यह है कि टेम्परेचर परिस्थितियों का बदल गया तो मोलैरिटी भी बदल सकती है, बदलनी ही है।
और हम तो अपना जो एक दिन पहले का मोलैरिटी मेजर करके बैठे हैं उसी से काम चलाएंगे, तो नेचुरली रिजल्ट्स गलत आने एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन अगर हमने मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी को यूज किया होता तो कोई गलती का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसका बाल बांका नहीं कर सकता। टेम्परेचर इस मोलैलिटी का बाल बांका नहीं कर सकता, ये तो फिक्स है, टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को नोट किया जाए। तो हमें ये लिखना होगा बच्चों कि दैट एज मास इज independent of temperature, comma, molality is independent of temperature. Molality is independent of temperature. चूंकि मास जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, इसलिए प्यारे बच्चों मोलैलिटी भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इट्स अ वेरी वेरी, ये 1,00,000% की बात है जो हमें याद रखनी है मोलैलिटी के बारे में। तो कोई पूछे, जो भी बातचीत चल रही थी कि भाई कौन सा कंसंट्रेशन टर्म जो है उसको बेहतर माना जाए, तो आप कहेंगे मोलैलिटी को। तो इस बात को भी हम लोग ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, दैट मोलैलिटी इज सुपीरियर कंसंट्रेशन टर्म। Molality is superior concentration term in comparison to molarity. In comparison to molarity. कोई कहे इसका रीजन क्या है, तो रीजन आप दे सकते हैं। पहले तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Now, if someone asks about the reason, so if someone asks about the reason is also evident before you, आप समझ ही गए हैं रीजन, बट फिर भी इसको रीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो मोलैलिटी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ temperature fluctuations. It is independent of temperature fluctuations, whereas molarity यानी कि कैपिटल M do change as temperature changes। ठीक है, इसलिए बच्चों अपना जो मोलैलिटी है दैट इज मोर रिलायबल ऑल्सो। सुपीरियर वर्ड की जगह हम लोग अगर इसको मोर रिलायबल कहें देन ऑल्सो देयर इज नो इश्यू, ये ज्यादा विश्वसनीय है। जो मोलैरिटी है वो थोड़ा कम विश्वसनीय है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट या जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर अगर आप एकदम फिक्स्ड मेंटेन कर रहे हैं, इफ यू नो दिस थिंग, देन यू कैन से ओके, देन ठीक है, तब हम लोग जो है तब हम लोग मोलैरिटी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर कई बार मेंटेन करना मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही रहता है टेम्परेचर में, जिसके चलते ये थोड़ा सा कम रिलायबल हो जाता है और हम लोग मोलैलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड सुपीरियरिटी ऑफ मोलैलिटी ओवर दिस मोलैरिटी। डन। चलिए बच्चों, तो अब कुछ आसान से प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि मोलैलिटी और पक्का हो जाए।
तो शुरुआत करते हैं से गिवन है कि से 200 ग्राम ऑफ calcium carbonate is present, and all these questions are fairly common, you will get them everywhere, क्योंकि अब चीज ही कॉमन है तो उसमें क्या ज्यादा बनेगा से अब इतना ही चेंज हो सकता है कि CaCO3 की जगह कुछ और सॉल्यूट ले लिया जाए। तो 200 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन, से लिखा हुआ है कि से दिस इज प्रेजेंट इन 300 ml सॉल्यूशन। फाइन, ओके। फिर एक बात और दे दी है कि जो डेंसिटी है ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिस इज गिवन एज से 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml। ओके फाइन। चलो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल m भी बताइए और कैपिटल M भी बताइए, दोनों बताइए। अब आपको ध्यान में रखना है कि छोटा m है तो मोलैलिटी है, बड़ा m है तो मोलैरिटी है। चलिए, अब यहां पर बच्चों सॉल्यूट की तो कोई चर्चा, सॉल्यूट के विषय में तो दिया है CaCO3, सॉल्यूशन लिखा है और सॉल्वेंट की कोई चर्चा ही नहीं है। जब चर्चा ना हो तो सॉल्वेंट अपना जाना पहचाना पानी। तो सबसे पहले समझना है कि जो सॉल्यूट है, सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन में तो यही समझ आना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है, फिर ये समझ में आना चाहिए सॉल्वेंट क्या है। तो दोनों बात समझ आ गई, सॉल्यूट है कैल्शियम कार्बोनेट और सॉल्वेंट है वाटर। फाइन। सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 200 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना ये नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि सॉल्यूशन के 300 मोल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो अगर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो इस सेंटेंस को यूज करके, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बता पाएंगे? क्योंकि वो तो बताना ही अल्टीमेटली भाई, इसलिए बताना है प्यारे बच्चों कि चाहे आप छोटा m लिखें या बड़ा m, न्यूमरेटर तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहता है, तो वो तो कैलकुलेट करना ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो इट्स मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है तो वो क्या हो जाता है, वो 100 ग्राम होता है एग्जैक्टली। कैसे 100 ग्राम होता है, देखो ऐसे होता है बच्चों, कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12 और 48 हो गया, चूंकि 3 ऑक्सीजन थे तो 48 + 12 हो गया 60 और 60 + 40 यानी कि 100। तो एग्जैक्टली 100 ग्राम होता है CaCO3 का मोलर मास। इसलिए हमने यहां पे 200 ले लिया ताकि कैलकुलेशन में झंझट ना रहे। तो भाई कुल मिलाकर ये तो मामला निपट गया। यहां से रिजल्ट आ गया कि हमारे पास 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट एज सॉल्यूट। फाइन। अब ये जो सॉल्यूशन है दिस इज गिवन एज 300 ml। जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के बारे में चर्चा है कि ये सॉल्यूशन जो है 300 ml प्रेजेंट है। तो बच्चों इस जानकारी से मोलैरिटी का तो गेम ओवर हो गया। अगर कोई पूछ दे कि भाई बताइए इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मतलब कि कैपिटल M क्या होगी, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 2 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट दैट वॉल्यूम मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ लीटर। सो दिस इज द मोल and the denominator is your liter. So the answer is how much? 2 divided by 0.3, or you can say this is 20/3 20/3 मोलर। केवल मोलर भी लिखेंगे तो चलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई अपना आंसर किस बात का, मोलैरिटी। बड़े एम की वैल्यू आ गई। मोलैरिटी मतलब बड़ा भाई।
बड़ा एम। अब है छोटा भाई, ये बात अलग है कि छोटा भाई ज्यादा श्रेष्ठ है बड़े से, मोलैलिटी ज्यादा रिलायबल है, ठीक। तो बड़े एम की वैल्यू निकल आई। अब छोटे एम की अगर बात करें, यानी कि मोलैलिटी की बात करी जाए, तो हमें क्या करना है? हमें करना होगा मोल्स सॉल्यूट के कितने प्रेजेंट हैं, ये तो ठीक है, ये तो सामने आ ही गया। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना केजी है, या मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना होगा बच्चों। क्योंकि मोलैलिटी में तो डिनोमिनेटर जो होता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और मोलैरिटी में ये जो लीटर्स हैं, ये लीटर्स हैं बच्चों सॉल्यूशन के। और जब छोटा एम लिखेंगे तो केजी लिखना होगा सॉल्वेंट का। तो अब हमारा टास्क ये है कि हम इस वॉल्यूम को यूज करके और इस डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन चूंकि दी हुई है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, देन वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ द सॉल्यूशन, ओवरऑल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रह जाएगा सॉल्वेंट का मास। भाई सॉल्वेंट के मास को आपको कैलकुलेट करना होगा ना सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्वेंट कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले हुए हैं, तो सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सॉल्वेंट के मास तक पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान, करके देखते हैं। तो बच्चों अब डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है, मास भी दिया है, सॉरी वॉल्यूम भी दिया है। तो अगर हम लिखें मास ऑफ सॉल्यूशन तो वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू इट्स डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम हो जाता है बच्चों एमएल में, क्योंकि एमएल में दिया हुआ है, और डेंसिटी दी है ग्राम पर एमएल में। सो दीज टू एमएल विल गेट कैंसल्ड और हमारा आंसर आ जाएगा केवल ग्राम में, ठीक। तो वॉल्यूम कितना है भाई 300 ml, और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी थी 2 ग्राम पर ml। सो दिस इज 2 ग्राम पर ml। सो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 600 ग्राम। हमारा रिजल्ट क्या आता है? 600 ग्राम। सो दिस 600 ग्राम इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। अब बच्चों इस 600 ग्राम जो सॉल्यूशन टोटल प्रेजेंट है, उस 600 ग्राम में दो बातें हैं। 600 ग्राम जो सॉल्यूशन है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट्स। व्हाट आर दोस 2 कंस्टिट्यूएंट? पहला तो है कि भाई इस सॉल्यूशन में 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, और जो रेस्ट है वो आपका पानी है या सॉल्वेंट कह लें, इसी को आप सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट कह सकते हैं, सॉल्वेंट ही है। तो कोई पूछे कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास बताइए कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो बहुत ही आसान है सर, 600 ग्राम टोटल मास है, उसमें 200 ग्राम सॉल्यूट है, तो जो बच गया वही सॉल्वेंट है। तो 400 ग्राम इज योर सॉल्वेंट विच इज वाटर। Now comes to the calculation of molarity, molality। तो मोलैलिटी मतलब छोटा m क्या हो जाता है? हो जाता है सॉल्यूट के मोल, तो वो तो आए थे 2, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में लिखना है तो ये तो ग्राम है ना, ये क्या है बच्चों? न्यूमरेटर है मोल ऑफ सॉल्यूट, और बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये मास किस में है प्यारे बच्चों? केजी में। तो इफ यू सॉल्व दिस आपके पास आ जाएगा 2000 ऊपर आएगा, 400 नीचे आएगा, मतलब ये हो गया 5 मोल पर केजी, 5 मोल्स पर केजी। सो दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर। तो हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों को कैलकुलेट करना सीख लिया। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया, एक दो और वेरिएशन कर लेते हैं।
ओके, नाउ लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ, से इस तरह से पूछा गया 9.8% वेट बाय वेट H2SO4 solution। 9.8% weight by weight H2SO4 solution। दिस इज द क्वेश्चन। एक इंफॉर्मेशन इसमें और दे दी है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो डेंसिटी है ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स से दैट डेंसिटी इज से 2 ग्राम पर ml। यहां भी इस क्वेश्चन में भी हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का आंसर देना है प्यारे बच्चों। देखो कितने आसान है, ये भी कितना आसान। परसेंटेज में हम लोग सेम क्वेश्चन को भी एक और तरीके से करेंगे, जिसमें हमें मास बाय वॉल्यूम में दिया हो तब क्या करेंगे। और ये तो मैंने आपको पढ़ाई था, आपको याद होगा कि जब कंसंट्रेशन टर्म की शुरुआत किए थे तो पहला लेक्चर है दैट इज परसेंटेज टर्म्स। तो अगर ये W/W लिखा है, ये W/W लिखा है, तो इसको वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से तो वेट बाय वेट होना चाहिए, तो वेट बाय वेट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको मास बाय मास भी पढ़ते हैं। ठीक, हम लोग मास बाय मास को यूज करके ही आंसर करने वाले हैं। ओके, तो अब ये दिया हुआ है कि दैट दिस इज 9.8% मास बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन। तो अगर परसेंटेज टर्म कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो उसमें एक बात कॉमन होती है, और वो कॉमन बात ये रहती है कि जो न्यूमरेटर है वो होता है सॉल्यूट और जो डिनोमिनेटर रहता है वो होता है सॉल्यूशन। दिस इज कॉमन इन ऑल परसेंटेज टर्म्स। वो मास बाय मास हो, वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, वो मास बाय वॉल्यूम हो या वॉल्यूम बाय मास हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जो कुछ ऊपर है वो सॉल्यूट है और जो कुछ नीचे है वो सॉल्यूशन का। ये बेसिक समरी है परसेंटेज टर्म्स की। तो अगर ये 9.8% मास बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका बस इतना सा मतलब है दैट 9.8 ग्राम H2SO4। H2SO4 यहां किसका काम कर रहा है बच्चों? यहां ये काम कर रहा है सॉल्यूट का। इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही तो होता है, यही तो होता है परसेंटेज मास बाय मास, दैट 9.8 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको मोलैलिटी पहले यहां पर निकालना इजी है। क्यों इजी है? इसलिए मोलैलिटी निकालना इजी है क्योंकि मोलैलिटी में हमें सॉल्वेंट के मास की रिक्वायरमेंट होती है। देखो पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था बच्चों, क्वेश्चन को समझो। यहां पर सॉल्यूशन का मास दे रखा है। तो अगर मास दे रखा है सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का भी मास दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो एक झटके में आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? आप लिखेंगे सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। सो दिस इज कमिंग एज 90.2 ग्राम। 90.2 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब बच्चों ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट का मास दे रखा है तो उसके मोल्स लिखने होंगे। तो अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखें जो कि H2SO4 है, तो वो है बच्चों मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास हो जाता है 98 ग्राम। कैसे? देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसका हो गया, सल्फर का हो गया 32
और 4 ऑक्सीजन है तो 64 यहां पर हो गया। सो इफ यू कैलकुलेट, इफ यू टेक द समेशन, इट इज 98। तो यहां से रिजल्ट आ गया 0.1 मोल। बस इन्हीं दो इंफॉर्मेशन की तो रिक्वायरमेंट रहती है मोलैलिटी के लिए। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं और सॉल्वेंट का मास कितना है। तो 0.1 है और यहां 90.2 है। तो क्या होगा आंसर। तो बच्चों ये जो मोलैलिटी है छोटा m, वो क्या है, वो है सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मास इन केजी। यहां पर ग्राम था बच्चों तो केजी में लिखना होगा। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है मास ऑफ सॉल्वेंट बट दैट इज द मास इन केजी। नाउ यू नीड टू जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। तो इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हम इसको लिख देंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 902 मोल पर केजी। तो ये तो रहा अपना मोलैलिटी छोटा m। अब बात आती है बड़े m की। तो जो बड़ा m है वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन की बातें करते हैं, नीचे सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो चलो जरा मोलैरिटी को भी देख लें, मोलैरिटी को भी आराम से देख लेंगे। तो अब अगर मोलैरिटी देखना है तो उससे पहले हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो बच्चों यहां पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है, सॉल्यूशंस वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, मास बाय डेंसिटी। तो मास डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। तो बच्चों इसका मास तो दे रखा था 100 ग्राम और डेंसिटी दे रखी थी 2 ग्राम पर ml, है ना। ये था ग्राम और ये था ग्राम पर ml। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, सो नाउ दिस इज कमिंग एज 50 ml, 50 ml। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम पता चल गया, दैट इट इज 50 ml। और सॉल्यूट के मोल्स तो वही है 0.1 मोल। सॉल्यूट के मोल्स तो वही है 0.1 मोल। तो अब अगर मोलैरिटी की बात करी जाए, अब अगर बच्चों मोलैरिटी की बात करी जाए, मतलब कैपिटल M की बात करी जाए, तो सॉल्यूट के मोल्स और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो 50 ml था तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 10 to the power -3, सो इट्स वैल्यू इज 1000, नॉट 1000, ऊपर आ जाएगा बच्चों 100, है ना, क्योंकि 0.1 तो पहले से ही है। तो ये जाएगा ऊपर, तो 1000 into 0.1 दैट इज 100, डिनोमिनेटर 50। सो दिस इज 2 मोल पर लीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर योर, ये हो गई अपनी क्या, मोलैरिटी। बड़ा भाई, बड़ा m छोटा m, बड़ा m मोलैरिटी, छोटा m मोलैलिटी। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट, हो गया। ऐसा कोई भी सवाल आए, आपकी नजर किस पे रहे, मोलैलिटी पूछा है, छोटा m पूछा है, तो ऊपर सॉल्यूट के मोल लिखने हैं, नीचे सॉल्वेंट का मास लिखना है केजी में। और अगर बड़ा m पूछा है तो ऊपर सॉल्यूट के मोल लिखने, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है। इसलिए यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसकी दरकार है। तो सॉल्यूशन का मास दिया था, डेंसिटी दी थी, फटाक से आंसर आ गया। चलो एक और कर लेते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा माइनर चेंज है। क्या क्वेश्चन है, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन। ये चलो लिख ही लेते हैं पूरा। ऐसा पूछा है कि फाइंड मोलैलिटी मीन्स छोटा m
और मोलैरिटी मतलब बड़ा M ऑफ 9.8% मास बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन, और फिर से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, वो फिर से 2 ग्राम पर ml है। चलो प्यारे बच्चों करते हैं इसको फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन, दिस पार्ट। वहां पर मास बाई मास था, मास बाई वॉल्यूम है। तो देखो क्या चेंज हुआ। अगर 9.8% मास बाई वॉल्यूम H2SO4 का तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 9.8 ग्राम H2SO4 जो कि सॉल्यूट है, दिस सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये तो तय है कि चूंकि परसेंटेज टर्म है तो जो कुछ ऊपर है वो सॉल्यूट है और जो भी नीचे है वो सॉल्यूशन है, चाहे मास हो चाहे वॉल्यूम हो। अच्छा ठीक है। अब चूंकि यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दिख रहा है तो हमारे लिए मोलैरिटी निकालना ही चाहिए। कैसे? जैसे बात हो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो अभी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किए थे, तो ये आया था 0.1 मोल H2SO4 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। तो नाउ वी कैन गेट मोलैरिटी डायरेक्टली। पिछले केस में हम लोग डायरेक्टली मोलैरिटी बता पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट का मास मिल गया था। अब यहां पर मोलैरिटी बता सकते हैं। कैसे? सॉल्यूट के मोल्स ऊपर और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेकिन लीटर में। ये क्या है? ये है मोल किसके? सॉल्यूट के भाई। और ये क्या है? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। लेकिन वॉल्यूम किसमें है? ये लीटर में। चूंकि 100 ml था तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बहुत सुंदर आंसर आ गया। 1000 into 0.1 that is 100/100, so this is 1 मोलर सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। ये जो सॉल्यूशन है दिस इज 1 मोलर एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस बड़ा M। ये जो है बड़ा भाई है, बड़ा M है। अब छोटे M की बात करी जाए, मोलैरिटी की बात करी जाए, छोटे M की बात करी जाए, तो उसके लिए नीचे जो है सॉल्वेंट का मास लिखना पड़ता है। उसके नीचे उसके लिए सॉल्वेंट का मास लिखना पड़ता है। तो अब ये जो सॉल्वेंट का मास है वो कैसे पता चले? तो सबसे पहले तो ये जो हम लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम करके रखा हुआ है, इससे सॉल्यूशन का मास पकड़ते हैं। सॉल्यूशन का मास आ जाएगा तो उसमें से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फिर से सॉल्वेंट का मास, और फिर तो दे दनादन हो जाएगा। देखो कैसे। तो बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा फिर से वॉल्यूम इनटू इट्स डेंसिटी। तो भाई वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, और डेंसिटी क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर लीटर, और ये तो लीटर है, सॉरी नॉट लीटर, दिस इज ग्राम पर ml। पूरा लिख लेते हैं यूनिट के साथ। दिस इज 2 ग्राम पर ml। तो ml से ml निपट जाता है, तो ये हो गया 200 ग्राम। Now if this is the mass of the solution, then we can easily find mass of solvent. तो सॉल्वेंट का मास कैसे करोगे? सॉल्यूशन के मास में से क्या करना है? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये सॉल्यूशन है और ये भाई हमारा सॉल्यूट है।
तो यहां से जब ऐसा किए तो 100 ml था टोटल, और उसमें से 200 ग्राम है, 200 ग्राम में 9.8 ग्राम निकल गया, तो ये ले दे के हो गया 190.2 ग्राम। 190.2 ग्राम, थोड़ा साफ लिख देते हैं, ओवर राइटिंग हो गई। ओके, this is 190.2 gram. So this is the mass of solvent, which is of course water, as nothing is mentioned. So if this is mass of solvent, now we just require to use the formula. What is the formula for molality? मोलैलिटी हो जाती है प्यारे बच्चों सॉल्यूट के मोल जो कि 0.1 है, और नीचे लिखना पड़ता है सॉल्वेंट का मास जो कि केजी में करना पड़ता है। बस हो गया आंसर। ये क्या है? ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है? ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किस में है? ये केजी में। तो यहां से परिणाम क्या आ गया? ये हो जाएगा 100 ऊपर, और नीचे ये 100 क्या 1000 कर देते हैं, डेसिमल हटा ही देते हैं। So 1000 divided by 1902 mole per kg. This is what? This is your answer. This is your answer for छोटा m. This is your answer for छोटा m. मतलब मोलैलिटी हो गया बच्चों। तो ये बात हुई जो हमने मोलैलिटी की बेसिक बात को समझा। अब बच्चों मोलैलिटी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्जन। जैसे किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है तो उससे मोलैलिटी में कैसे कन्वर्जन करें, या मोलैलिटी से मोलैरिटी में कैसे कन्वर्जन करें। तो परसेंटेज टर्म से कन्वर्जन तो आप सीख ही लिए हैं। थोड़ा सा हम लोग एक और इसमें जो आखिरी कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटर कन्वर्जन जो है इन सभी कंसंट्रेशन टर्म का एक से दूसरे में कैसे करते हैं, दैट वी विल लर्न अबाउट। ओके, सो आफ्टर दिस मोल फ्रैक्शन वी विल सी द इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस concentration term. So for today, for molality, the basic molality, it's all over. Thank you बच्चों, done.